चलिए, इस बीच श्री अमरीश बलिगा हमारे साथ जुड़े हैं, मैनेजिंग पार्टनर ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट के एडवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के। अमरीश नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अमरीश, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? एक तो निफ्टी पर, बाजार पर अभी यहाँ से डाउन साइड खुला है क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट जो है इस पूरे विश्व में वॉल स्ट्रीट, जो कि 7 महीने से अगर आप देखें काफ़ी अच्छा चल रहा था, बीते 4-5 सेशन में 2% का रिट्रेसमेंट दिख चुका है। बॉन्ड बैंक प्रोग्राम स्टिमुलस को लेकर एक बार प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि उसकी क्या उसे रिवाइज किया जाएगा, क्या होगी उसकी आपकी जो फ्रेश टेंडेंसी है। इसके मद्देनजर आपकी रणनीति क्या होगी? एशिया में थोड़ी सी कमजोरी है, क्या डाउन साइड इस बाजार में अभी बाकी है? रणनीति तो ये है कि आई थिंक इन्वेस्टर्स एंड पीपल हु प्रेफर गोइंग लॉन्ग, आई थिंक दे शुड स्टे आउट ऑफ द मार्केट, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे, दैट्स बीन ब्रोकन टू अ लार्ज एक्सटेंट। और मुझे लगता है कि वी आर मोर हेडेड टुवर्ड्स दैट 5780, 5800. इट मे नॉट बी अ स्ट्रेट कट टू दोज लेवल्स, बट क्लियरली द मार्केट्स विल ड्रिफ्ट डाउन। अपसाइड काफ़ी लिमिटेड लग रहा है, and I think it's time for people to start going short. Like most of the speculators really can't really go short. I think most of the people prefer to go long, but those who can actually go short, I think should go short with a target of about 5780, 5800. So we have a very diverse view on our panel today. राजेश मानते हैं कि पुल बैक के लिए हमको बाजार को खेलना चाहिए, 70 से 80 पॉइंट्स का पुल बैक निफ्टी पे हमको मिल सकता है। अमरीश इज सेइंग दैट वी शुड गो शॉर्ट इन दिस मार्केट। वहीं मोहित जो है वो काफ़ी न्यूट्रल है, वो मानते हैं कि साल के अंत तक जो है वो हमको अच्छे लेवल्स निफ्टी के लिए देखने को मिलेंगे। 6500, 6400 के टारगेट की बात करते हैं। मोहित, मेरा सवाल आपसे होगा, क्योंकि आप क्रिसिल में हैं और हमने फिलहाल हाल ही में देखा कि क्रिसिल ने बहुत सारी कंपनीज को डाउनग्रेड किया है बेस्ड ऑन द डेट दे आर heavy debt that they are under based on the fundamentals. आपको क्या लगता है, आप जो इस लेवल की बात कर रहे हैं इस साल के अंत तक, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो निफ्टी को इन लेवल्स की तरफ पुश करेंगे? the sectors that you're buying at this point of time. देखिए, मैं डे ट्रेडिंग के बारे में नहीं बता पाऊंगा बिकॉज मैं इक्विटी साइड से हूँ। वी आर कम्प्लीटली फायरवॉल्ड विद द रेटिंग ऑपरेशंस, बट ऑन द इक्विटी साइड हमारा व्यू है कि 2-3 सेक्टर्स जो मार्केट के लिए जो मार्केट में अर्निंग्स इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं। पहला सेक्टर रहेगा फार्मा, दूसरा रहेगा आईटी। मीडिया में हम थोड़ा इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिजिटाइजेशन थीम विच इज़ गोइंग ऑन, एंड अगर उसमें जो पिछले 6-8 महीनों में हमने इम्प्रूवमेंट जो अर्निंग्स जो इम्प्रूवमेंट देखा ऑपरेशनल लेवल पे, अगर वो मोमेंटम बनता है तो मीडिया में हम अर्निंग्स इम्प्रूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। सो इन सेक्टर्स के चलते हमें ये उम्मीद है कि ऑन ए फंडामेंटल लेवल वैल्यूएशंस ऑफ द निफ्टी शुड इम्प्रूव। At the same time, the capital goods or the heavy industry sectors and construction, there the pipeline is very dry. So उसको बनने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, और इस फाइनेंशियल ईयर में वो शायद वो पाइपलाइन बनना शायद शुरू हो जाए या फिर उसकी पहली संभावना दिखनी चालू हो जाए, ये हमारी उम्मीद है। चलिए, अब बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस कल 780 पे अगर आप देखें क्लोज हुआ है। रिलायंस को लेकर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कल इसने अगर आप देखें चार्ट्स पे बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिया है, इसके मायने क्या है समझेंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं शेयर बाजार लाइव में। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। हम बातचीत कर रहे हैं इस वक्त श्री अमरीश बलिगा के साथ, साथ ही साथ हमारे साथ मोहित मोदी हैं इस चर्चा में, और साथ ही साथ राजेश सतपुते हमारे साथ टेक्निकल पर्सपेक्टिव बातचीत कर रहे हैं। 5910 का इस वक्त स्तर है, निफ्टी का करीब 27 अंक नीचे। रिलायंस, ये था चर्चा का विषय जिसको हम छोड़ के गए थे ब्रेक से पहले, 780 के स्तर पर। लेकिन ये जो आपको रेखाएं दिख रही हैं आपकी स्क्रीन पर मंथली चार्ट्स पर, एक बार इसके जरा क्वार्टरली चार्ट्स को देखते हैं, एक बार इसके 6 मंथ चार्ट्स को देखते हैं। देखिए, इंडेक्स का हैवी वेट है, इसका चलना गिरना इंडेक्स को बहुत, अगर आप देखें तो आघात पहुंचा सकता है। और आप ये जो जितने अगर आप देखें अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इसका जो एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी सपोर्ट था, एक जो बेस था ट्रेडिंग बेस, उसको शायद ये वॉलेट करके चला गया है कल। राजेश, आपकी राय क्या होगी? मैं डेली को दिख रहा था और डेली के बाद मैंने अचानक इसको 60 मिनट चार्ट्स पे कन्वर्ट किया। मेरे को लगता है कि शायद ये तंग करेगा इंडेक्स को। जो शॉर्ट है रिलायंस पर वो क्या करे, और जो फ्रेश बैंक के बारे में सोच रहा है क्या उसको अवॉइड करना चाहिए रिलायंस को इस वक्त? देखिए, इस पे वीरेन एक शॉर्ट टर्म अगर नज़र ले तो मुझे लगता है 775, 780 पे एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनता है। आई थिंक दैट शुड लीड फॉर ए टेक्निकल पुल बैक। पुल बैक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ करीबन 800, 802 तक।
इट्स नॉट ए बिग पुल बैक, बट जैसे मैंने कहा कि एक शॉर्ट टर्म पुल बैक अगर बाजार को आता है तो ये जो जैसे रिलायंस है, SBI है, लार्सन है, तो ये सब सपोर्ट करेंगे क्योंकि गिरे भी वैसे है। सो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म पुल बैक के लिए जो छोटा पार्टिसिपेशन चाहिए वो रिलायंस की तरफ से आएगा। लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना है, पोजिशनल तौर पर व्यू लेना है, तो मुझे लगता है यहाँ पे 750 760 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जो आप वीकली चार्ट पे अगर देखो तो इट्स ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दैट इज़ ए हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन और वो भी वीकली पे। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर 750 760 का लेवल टूटता है तो रिलायंस इंडस्ट्री में जो बेयर का ग्रिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड यू कैन सी शार्प सेलिंग इन द काउंटर। बट एट द मोमेंट मुझे लगता है एक लॉन्ग मीडियम टर्म आउटलुक भी ले और इवन रादर आई कैन से शॉर्ट टर्म आउटलुक ले, तो मुझे लगता है जो पोजिशनल ट्रेडर है उन्हें 750 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए और उन्हें ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप डेली का चार्ट देखें तो रिलायंस एक साइडवेज में है, करीबन 775 780 का सपोर्ट लेके अपसाइड में 840 850 का रेंज बन रहा है। सो इट कुड बी पॉसिबल दैट इट कुड ट्रेड विद इन दिस रेंज फॉर सम मोर टाइम। अमरीश, आप कंजम्पशन स्टोरी पे इस समय दाव लगाएंगे? जैसे हमने कल देखा कि बाटा में काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिला, हालांकि कुछ बस भी था स्टॉक स्प्लिट बोनस का, लेकिन एक कंजम्पशन स्टोरी जो है जो रियली प्ले आउट करेगी इंडिया में आने वाले समय में, बी FMCG स्टॉक लाइक ITC HUL, किस पे दाव लगाएंगे आप? कंजम्पशन स्टोरी एटलीस्ट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म हम लोग को लगता है कि स्लो डाउन हो चुका है। वी आर क्लियरली सीइंग स्लो डाउन वेदर इट्स इन FMCG और वेदर वी आर टॉकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक व्हीकल्स एंड रेस्ट ऑफ द लाइक स्टोरी एज फार एज कंजम्पशन गोज। बट देन इफ यू आर टॉकिंग ऑफ आई मीन लाइफ बियॉन्ड द नेक्स्ट 12-15 months, yes, I think that's one story which will play out. But at the same time, we are saying at least over the next couple of months, I think those which are related with food, for example, something like a Britannia, I think there the story continues. But as far as I mean stocks like HUL goes, I think I mean there's a clear slowdown. But the only thing which will keep HUL up is the open offer. So I think after the open offer, we'll see the stock actually correcting quite a lot. चलिए ये आपके स्क्रीन पर आप देखें HUL करीब 590 के स्तर पे, ये आपके स्क्रीन पे 6 मंथ चार्ट सभी आप देखें कुछ समय पहले। लेकिन अभी हम कुछ देर के लिए रुकेंगे शिप एयरलाइन में, जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट की ओपनिंग पर और साथ ही साथ इंडिकेटिव टिक्स देखेंगे किस दिशा में खुलेगा बाजार, संकेत क्या है। लौटते कुछ देर में, आप देख रहे हैं शिप एयरलाइन। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। 3 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, राजेश सतपुते, अमरीश वालिका एंड मोहित मोदी, डायरेक्टर इक्विटीज क्रिसिल रिसर्च के। हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्षेत्र की जहां पे हम काफ़ी अच्छी मजबूती देखने की आज उम्मीद रखते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ सुलझाने की कोशिश कर रही है सरकार। FIIs को लेकर कल KYC नॉर्म्स को लेकर बयान आए थे कि उसको रियायतें दी जाएगी वहाँ पर। आज वोडाफोन का इशू थोड़ा बहुत सुलझता दिख रहा है, क्योंकि अब फाइनेंस मिनिस्ट्री और वोडाफोन के बीच में हो सकता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो। 20,000 करोड़ रुपए का जो एक इंटरेस्ट के साथ जुर्माना लगाया गया था या फिर जो एक टैक्स इशू पेंडिंग था उसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है फॉरेन कंपनीज के लिए बनता है और हो सकता है कि इससे आने वाले में FDI में थोड़ी बहुत सहूलियत मिले भारत के लिए। और एक और पॉजिटिव न्यूज़ है वो जो DOT से आ रही है कि हो सकता है कि टेलीकॉम कंपनीज को कुछ रियायतें दी जाए, हैवी पेनल्टीज जो उन पर लागू की गई थी उसमें कुछ कटौती की जाए, क्योंकि उनकी इस समय जो दशा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। दे आर अंडर रियल स्ट्रेस। सो ये कुछ पॉजिटिव खबरें हैं जो प्ले आउट होते हुए। हमारे वित्त मंत्री ने बयान भी दिए थे कि FI और FDI को हमारे देश में आना ही होगा अगर हमको अपने कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करना होगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को इंप्रूव कर सकती है आने वाले समय में, जो एक पॉजिटिव प्ले आउट पूरे बाजारों के लिए है। टेलीकॉम की बात की तो गीतू आपने, मैं आपकी थोड़ी सी जो बात है उसको आगे बढ़ाऊंगा। कल हमने जो जी बिजनेस पर आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दी थी उसके मुताबिक MTNL और BSNL के रिवाइवल पर भी अगर आप देखें जो चर्चा हो रही है उसके मुताबिक इनको 2 तरीके से, एक तो या फिर इनको कुछ पैसे दिए जाएं या फिर जो इन्होंने स्पेक्ट्रम के लिए बहुत भारी रकम चुकाई थी वो इनको वापस की जा सकती है। तो ये 2 इन सरकारी क्षेत्र की 2 कंपनियों के लिए काफ़ी, अगर आप देखें, बड़ी बात होगी। एक चीज़ और हो रही है आज, और आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें निफ्टी 5966, SGX निफ्टी और गीतू निफ्टी की जो इंडिकेटिव ओपनिंग होती है उसमें इतना बड़ा अगर आप देखें फासला है कि पूछिए मत, छलावा सा लगता है। ये 42 अंक ऊपर 5962 के स्तर पर है निफ्टी, और अगर आप सेंसेक्स को देखें तो 31 अंक नीचे, लगभग 0.13% नीचे है। कुछ अन्य शेयर, एक बार रिलायंस को देखते हैं, रिलायंस इंडिकेटिव टिक्स में क्या कर रहा है, क्योंकि रिलायंस पे आज काफ़ी दरमदार रहेगा, चार्ट्स काफ़ी खराब है इसके। और अगर आप रिलायंस को देखें वहाँ पर इंडिकेटिव टिक्स क्या कहते हैं, शायद मेरे ख्याल से इंडिकेटिव्स में काफ़ी हद तक फ्लैट नहीं, 1% ऊपर करीब 787 का स्तर यहाँ पर है। जस्ट डायल आज अपनी पारी की शुरुआत करेगा, आज इसकी लिस्टिंग है, हालांकि ये लिस्टिंग का जो वक्त है वो लगभग 10 बजे का होगा, लेकिन ये तो
ये अपने आप में काफ़ी बड़ा रोचक आईपीओ है। तो यहाँ पर कंपनी का जो इशू प्राइस था करीब 530 है। इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छा खासा आपने डिस्काउंट दिया है, 47 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट मिला है। और दूसरी बात है एक सेफ्टी नेट का प्रावधान कि इस बीच में थोड़ा सा अपने विषय को परिवर्तन करता हूँ। 46.45 के अगेंस्ट रुपये की देखते हैं ये कहाँ ओपन हुआ है 56.44 पर। तो यहाँ पर अगर आप देखिए एकदम स्थिर है, बिल्कुल स्थिर है यहाँ पर। खैर कमिंग बैक टू जस्ट डायल, ये तो सेफ्टी नेट ये अगर आप शायद देख दें तो एक क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा रिटेल इन्वेस्टर्स को। लेकिन ये तो मैं जो पढ़ रहा था इसके बारे में वो ये था कि चैलेंज क्या है जस्ट डायल के बारे में, सिर्फ लिस्टिंग का नहीं है, कारोबार की दृष्टि से अगर आप देखें अब तक आप एक फ़ोन करते हैं, आपके पास 5 नंबर आते हैं, लेकिन आपको इंटरनेट प्लेटफॉर्म में अपने आप को कैसे आप मजबूत करेंगे, शायद वो इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आज की तारीख में आप एप्पल यूज़ करते हैं, आप ब्लैकबेरी यूज़ करते हैं, तो आप नेट पे अपने कारोबार को कैसे अगर आप देखें शिफ्ट करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। चैलेंजेस तो काफी है वीरेंद्र, लेकिन अगर बाजार के लिहाज से देखा जाए तो जस्ट डायल में इस समय जो ब्लैक ग्रे मार्केट पे प्रीमियम है वो करीबन 60 रुपए का है, यानी कि आज ये माना जा रहा है कि लिस्टिंग जो इसकी 60 से 70 रुपीज अपसाइड पे होगी। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि आपको अगर गिरावट मिलती है तो इसको खरीद लीजिए। 650 के टारगेट्स जो है आपको आने वाले समय में इस काउंटर पे मिलेंगे। अगर हम बाजार के तौर पर बात करें, आपने बिल्कुल कहा कि बिजनेस मॉड्यूल जो है इस कंपनी का इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता है या नहीं वो बात की बात है वीरेंद्र, लेकिन आज की लिस्टिंग जो है वो काफी रोचक होनी चाहिए जस्ट डायल की। और मुझे लगता है जो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से हमको निकल के आ रहा है, दैट मींस द लिस्टिंग शुड बी अबाउ 600 रुपीज। 530 का प्राइस था। एक पोल कर लेते हैं कि तो हमारे 3 मेहमान हैं, राजेश हैं हमारे साथ, अमरीश हैं हमारे साथ, मोहित हैं। आप अगर मैं तीनों के आगे एक सवाल फेंकूं कि आज अच्छी खासी लिस्टिंग के बाद मुनाफा समेट के बाहर निकल जाएं, इंतजार करें गिरावट का, फिर खरीदे दोबारा, क्या कहेंगे अमरीश? पहला प्रश्न आपसे। मैं तो बोलूँगा बुक करना चाहिए, स्पेशली फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि उन लोग को 10% डिस्काउंट मिला है एंड आई थिंक दे विल गेट अ 10% प्रीमियम ऑन लिस्टिंग बिकॉज वी आर लुकिंग एट अबाउट 45-60 रुपीज सॉर्ट ऑफ अ प्रीमियम टू द प्राइस। सो क्लियरली आई मीन यू आर मेकिंग 20%। आपकी राय है बुक करें, प्रॉफिट बुक करें। राजेश आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि दिस इज इनवैलिड क्वेश्चन टू मी एज फार एज द टेक्निकल एनालिस्ट इज कंसर्न, बिकॉज़ ये आज का पहला दिन है। ऑन द लाइटर साइड यस, गीतू जैसे कह रही है कि आप अगर लेकिन बुक करूंगा, बुक करेंगे। मोहित आप कहेंगे? मोहित आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जो पहली बार जिसको हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जिसकी लिस्टिंग है बाजार में, आपकी रणनीति क्या होगी लिस्टिंग पर? जी, क्रिसिल रिसर्च ने जस्ट डायल का आईपीओ ग्रेडिंग किया था, तो मैं वैल्यूएशन पे कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन मुनाफा मिलेगा तो समेटना चाहेंगे पहले दिन? जी, आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट कमेंट ऑन वैल्यूएशन ऑन दिस। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, लिमिटेशंस है। या इस बीच रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती लौटी है। 56.37 का स्तर है, 56.45 की हमने ओपनिंग देखी, थोड़ा बहुत 10 पैसे की मजबूती जो है इस समय रुपए में देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत 56.37 का स्तर अब इस समय बना हुआ है। सो वी आर सीइंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ कमिंग बैक इन रुपी, जो हमारी इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेगी आने वाले समय। चलिए कुछ काउंटर स्पेसिफिक बात करते हैं। अब निफ्टी को देखा कि अपने 8 अंक की यहाँ पे प्री ओपन में मजबूती देखने को मिल रही है, सस्टेनेबल नहीं है इन लेवल्स के आसपास। हालांकि राजेश विल बी अ बायर इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट। टाटा स्टील जहां डेंट अभी भी देखने को मिल रहा है सेल 57.15, हालांकि रिपोर्ट्स काफी अच्छी आ रही है, 100 के टारगेट के लिए। रैनबैक्सी हैज बीन डेंटेड, जब से यूएसएफडीए की मार इस काउंटर पर पड़ी है तब से हम इसको डेंटेड ही देख रहे हैं। बीएचईएल आज करीबन 1% नीचे 193 का यहाँ पे स्तर देखने को मिला। इट्स अ प्री ओपन रेट बीपीसीएल 370 के आसपास। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करते हैं। अमरीश, योर टेक ऑन ओएमसीज, क्या करेंगे आप? Oil marketing companies clearly I think is a buying opportunity because like what I've been saying for the last couple of months that it's been a game changer for them, and with the subsidies actually coming down and I mean going ahead people actually talk of like asset pricing, which people haven't talked about in the last decade. I think that will come to fore. So our feel is that it's possible that quite a few of these OMCs could in fact be multi-baggers, and the way we see oil prices in fact coming down over the next couple of months, I think that will also be a major for the oil marketing companies. चलिए अगर आप देखें अब तक हम मोर और लेस मेरे पास जितने आंकड़े हैं, जितने पहलू बातचीत करने के लिए हैं, मैं सब पे बातचीत कर चुका हूं। लेकिन आपकी रणनीति क्या हो 9:15 के बाद, क्या खरीदना है क्या बेचना है? आइए रुख करते हैं खास इवेंट का आज की ट्रेडिंग टिप्स।
शुरुआत करेंगे श्री ए.के. प्रभाकर की आज की कॉल से। जो हमने इनसे बातचीत की उनके मुताबिक जो अच्छा लगता है इनको बजाज कॉर्प, ये कल भी बढ़ के बंद हुआ था और आज भी आप इस पे दाव लगा सकते हैं। 291 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस आपको 272 का रखना है नीचे के साइड, और अच्छी खासी चाल हमने पहले भी देखी थी और इस पर नजर रखनी है। और दूसरा है डॉक्टर रेड्डीज फार्मा क्षेत्र, इसमें अच्छी खासी मजबूती है। लक्ष्य रखिए अपना करीब 2217 का और 2120 का स्टॉप लॉस लगा के दाव लगाना है आपको आज डॉक्टर रेड्डीज पर। गीतू, चलिए जानते हैं सेबी बॉम्बे की क्या राय है आज के बाजार के लिए। एलएनटी पे बाय करना है आपको 1435 के टारगेट के लिए, 1394 इज द स्टॉप लॉस। एक और राय जो सिमी की बन रही है वो है सेल टाइटन इंडस्ट्रीज, टारगेट 274 और स्टॉप लॉस जो है 286 रुपए का है, 286 के आसपास का है, 281 की क्लोजिंग आज के बाजार में। आइए देखते हैं ब्रजेश सिंह क्या मानते हैं, उनका मानना क्या है। इस वक्त रेनबैक्सी को बाय करेंगे। एक रेनबैक्सी ने कल रिवर्सल के संकेत दिए थे, हालांकि हम इस पर चर्चा करेंगे और, लेकिन जो ब्रजेश की राय है वो ये है कि इस रिवर्सल को आप प्ले करिए, 386 के लक्ष्य के लिए अभी भी लॉन्ग करिए और स्टॉप लॉस आपको 273 पे रहेगा। और दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, इस पे एक बाय की रणनीति है। इसकी रणनीति के पीछे कारण यह है कि क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट पे बैठा है, 280 का लक्ष्य और स्टॉप लॉस अगर आप देखें तो यहाँ पर आई थिंक इट्स अ सेल कॉल, माफ कीजिएगा इस पर, आई थिंक इट्स अ सेल कॉल। स्टॉप लॉस 294 का है और 280 का जो है लक्ष्य है यहाँ पर। जितेंद्र शर्मा क्या मानते हैं, आइए देखते हैं दो कॉल्स क्या क्या हैं उनकी, समझते हैं। ल्यूपिन में हमने एक ब्रॉडली एक वो अच्छे खासे अप ट्रेंड में है। पिछले 5-6 दिन से हमने एक करेक्शन देखी थी, आज करेक्शन के बाद वापस एक उसने जो है फ्रेश मूव की शुरुआत की है। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 756-57 का एक स्टॉप लॉस लगा के ल्यूपिन में भी बाइंग की जा सकती है। चलिए रुपये में थोड़ी मजबूती तो है, लेकिन आईटी पे क्या करना चाहिए अब राजेश? एनी पिक इन द आईटी स्पेस? देखिए आईटी में जैसे कंफर्ट जहाँ पे मिलता है वो है फर्स्ट काउंटर HCL टेक, क्योंकि 730-735 के आसपास इसमें एक शॉर्ट टर्म एक्यूमुलेशन दिखाया जाता है। रेजिस्टेंस करीबन 750 का है, बट जो कंफर्ट मिलता है HCL टेक में वो थोड़ा बेटर है। सेकंड एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बहुत दिन से एक साइडवेज जोन में चला गया है। करीबन 800 का सपोर्ट है, अपर साइड में 850-855 पे रेजिस्टेंस बनता है। तो अगर मुझे बाइंग करना है तो HCL टेक फर्स्ट रहेगा, सेकंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी करीबन 800 के आसपास आता है, तो मैं यहाँ पे रिस्क लेना चाहूँगा। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनिशियल टारगेट 850 का रहेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैंने पहले भी बाय दिया था फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आप ही के चैनल पे, करीबन 730 के आसपास हमने लॉन्ग इनिशिएट किया था विद द टारगेट ऑफ 820-830। सो आई थिंक इसका जो सेकंड लेग है वो अभी भी बाकी है और वो करीबन 900 के आसपास रहेगा। सो आई थिंक दिस टू काउंटर्स शुड नॉट बी अवॉइडेड इन दिस मार्केट। अमरीश, बहुत संक्षेप में आपकी राय चाहूंगा मैं एनबीएफसीज पर। जो सिफारिशें आई आरबीआई की और उसके बाद जो सिफारिशों के बाद जो फॉलोअप एक्शन था, जो उसको सिफारिशों को और रिफाइन किया गया, उसके मुताबिक लगता है कि एक सिंगल ग्रुप के लिए, वो सिंगल ग्रुप जो भी बैंक्स के लिए अप्लाई करेंगे, एक तो वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप होंगे, बहुत अगर आप देखें छोटे ग्रुप्स के लिए या फिर पूंजी जुगाड़ कर बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना वो बहुत मुश्किल होगा। और सही मायने में एनबीएफसीज के लिए इस क्षेत्र में आना अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जो गाइडेंस आई है। इसके मुताबिक एनबीएफसीज पे आपका आउटलुक क्या बनता है अब, क्योंकि ये गेम जो है वो बहुत आसान नहीं लग रहा है इनके लिए। Yeah, surely. I mean, stocks, companies like L&T Finance, I think it is becoming more difficult for them to apply for the banking license. पर अभी भी हम लोग लग रहा है कि I think they will do some sort of change in the shareholding so that they can be eligible for banking license. So we are still positive on stocks like L&T Finance and Shriram Transport. I think these are two which we still feel could be the front runners as far as the banking license goes. So as of now, we would still remain wrong. प्री ओपन में निफ्टी 11 अंक नीचे इस समय फ्रीज होते हुए 5908 का स्तर है। वहीं सेंसेक्स भी एक लाल निशान में ही है। अब वक्त हो चुका है ब्रोकर्स के रडार पर। रजत है मेरे साथ। रजत, क्या निकल के आई आज की सिफारिश है? इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की आज खरीदारी की सलाह ज्यादा निकल के आ रही है और एचएसबीसी का मानना है कि फोर्टिस हेल्थकेयर एक ऐसा काउंटर है जहां पर वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। नतीजों के बाद काफी डेंट पड़ा है काउंटर पे। फिलहाल यहां पर 88.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, पर एग्जैक्ट यहां पर जो प्राइस जो फेयर वैल्यू निकल के आती है वो 105 रुपए तक के निकल के आती है और रेटिंग जो है वो न्यूट्रल से बढ़ाकर ओवरवेट कर दी गई है फोर्टिस हेल्थकेयर पे एचएसबीसी की तरफ से। तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और साथ ही साथ जेपी मॉर्गन चेज का मानना है कि खरीदारी का मौका है येस बैंक में, निजी क्षेत्र का बैंक, और जबरदस्त वैल्यूएशन पे इसमें मिल रहा है।
560 तक के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी की सलाह है, यानी आप पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो मौजूदा भाव से लगभग 19% का अपसाइड यस बैंक में देखने को मिल सकता है। और साथ साथ आखिरी काउंटर रहेगा बजाज इलेक्ट्रिकल्स। यूबीएस का मानना है कि काफी अंडर वैल्यूड ये स्टॉक हो चुका है। नतीजों के बाद थोड़ी गिरावट तो देखने को मिली थी, पर जिस तरीके से कंज्यूमर ड्यूरेबल और लाइटनिंग सेगमेंट में इनकी ग्रोथ जारी है, और साथ साथ मैनेजमेंट का कहना है कि अब आय में लगभग 20% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। मौजूदा भाव है 163 के आसपास, और जो एग्जैक्ट फेयर वैल्यू निकल के आ रही है वो 275 तक के चाल काउंटर दिखा सकता है, यानी पोर्टफोलियो में लगभग 68% का रिटर्न बजाज इलेक्ट्रिकल्स आपके पोर्टफोलियो में दे सकता है। खरीदारी करने की सलाह। शुक्रिया रजत। मोहित, आप क्या कहेंगे बजाज इलेक्ट्रिकल्स पे? आप क्या कहेंगे? यूबीएस कहता है आपको खरीदना चाहिए और लक्ष्य है 275 रुपए का, आप क्या करेंगे? I'm sorry, but Bajaj is not in my active coverage, so I don't have a fair value in the market. Okay, let's talk about Power Finance Corporation. Crystal has a report on it. वो मानते हैं कि Power Finance Corporation में एक अच्छा अपसाइड को हमको देखने को मिल पाएगा, आप क्या मानते हैं? देखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को हमने इक्विटी साइड में 4/5 ऑन फंडामेंटल, जो कि एक सुपीरियर ग्रेड होता है, वो दिया है, और हमारा फेयर वैल्यू 275 रुपये है। इसके 2-3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म पावर सेक्टर डिमांड को देखते हैं तो अराउंड 71 गीगावाट्स की कैपेसिटी अगले 5 साल में आनी है, और मोस्ट ऑफ दिस वुड नीड टू बी फाइनेंस्ड obviously, which means very good prospects as far as the Power Finance Corporation scrip is concerned. The second thing is Power Finance Corporation ने mostly अभी तक अपने the way they deal, they have kept their asset quality very much in check. So I think the third is their yields are very somewhat consistent, which essentially means that they have been giving consistent returns, जिसके कारण से हमने भी इसको 275 का फेयर वैल्यू असाइन किया है। जी, 275 के देखें तो लक्ष्य यहाँ पे होगा। अमरीश, बहुत संक्षेप में जाना चाहूँगा, मेरे स्क्रीन पर जितने चार्ट्स हैं ऑटो के, चाहे वो मारुति हो, टाटा मोटर्स हो, चाहे वो M&M हो, चाहे वो अशोक लेलैंड हो, चाहे वो टीवीएस मोटर्स हो, थोड़ा ऑटो में डिस्टर्बेंस आ चुकी है। बहुत संक्षेप में आपकी रणनीति क्या है ऑटो पे इस वक्त? ऑटो में वीकनेस है, एंड आई थिंक दैट विल कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। जो हम लोग लास्ट कई महीनों में बोल रहे थे कि द मंथली फिगर्स विल स्टार्ट dwindling, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव सीन इन द रीसेंट पास्ट। और मुझे लगता है कि दैट विल कंटिन्यू एटलीस्ट टिल द फेस्टिव सीजन, व्हिच इज September, October, and by that time you will clearly see margin pressure on most of the auto stocks. But then at lower levels I would prefer to look at buying Maruti and Mahindra. अमरीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस अमरीश। चलिए रुक करते हैं कुछ ऐसे काउंटर्स का जहां गर्मियों का असर पड़ रहा है।